औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरशाद अली है और मैं द स्कॉलर साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स लेक्चरर हूँ। मैंने एमफिल फ़िज़िक्स किया हुआ है और मैं एमफिल फ़िज़िक्स मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। ठीक है, आज बेटा मैंने आपके सेकेंड ईयर के बुक का आर्टिकल नंबर 11.4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताना है। ठीक है, ये आपके बुक पेज नंबर 17 का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। वो बैकग्राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से 2 या 3 बातें जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। फिर इस टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, और इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखें, हमारे पास इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है, जो सिंगल आइसोलेटेड होता है, ठीक है, तो उसके जो फील्ड लाइंस होते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज वो हमारे पास है कैपिटल Q, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसके जो फील्ड लाइंस होते हैं वो हमने इससे पहले कि वो आउटवर्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, वो आउटवर्ड उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। और फिर इसी तरह हमारे पास अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसके जो फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होते हैं, उसकी डायरेक्शन वो इनवर्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इसी एक और चीज़ भी याद रखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसको हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं। ये डाइवर्ज कर रहे हैं, ये चार्ज से क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरी बात याद रखें कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूँ कि ये मेरे पास मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अर्थ के अराउंड एक फील्ड होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह चार्ज के अराउंड जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। गौर से सुने जरा। ठीक है, अब जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ठीक है, अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी। अगर कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज उसका मास है m, ठीक है, और उसको हम देखें तो वो हमेशा जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अच्छा देखें, तो यहाँ पे जो फील्ड है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये मैं जरा रिलेट करना चाहता हूँ, एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ और फिर इस रिलेशन से मैं वापस लेके आऊंगा आप लोगों को इस टॉपिक तक। ठीक है, अब देखें, हमारे पास जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप टेस्ट चार्ज ले लें यहाँ पे Q0, ठीक है, तो उस टेस्ट चार्ज पे पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, उस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट दिस टेस्ट चार्ज। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप एरो लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन से कि F इज इक्वल टू Q0 ऑफ E। ये इक्वेशन अंडरस्टूड है, ये पिछले आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप एरो लगा दें यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर आपको याद हो तो वेट हमारे पास बराबर होता है, वेट इस ऑब्जेक्ट का वेट बराबर होता है मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। ठीक है, वेट भी हमारे पास फोर्स है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे ये जी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखें जरा, यहां से अब मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स बराबर है मास टाइम्स द एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। ठीक है, और यहां पे ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है Q0 इंटू E। ठीक है, अब देखिए, यहां से हम इसको कहते हैं G को, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप इस इक्वेशन से आप इस तरह लिख सकते हैं कि फोर्स
पर यूनिट मास या वेट पर यूनिट मास, ठीक है। और यहां पे आप लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखें एक रिलेशन बन रहा है यहां पे, ये जो फोर्स है यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पे जो फील्ड है, ठीक है, इट मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव, ठीक है। तो यहां पे देख लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहां पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है फोर्स पर यूनिट मास। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो रोल यहां पे मास प्ले कर रहा है, ठीक है, वही रोल यहां पे चार्ज प्ले कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, चार्ज प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अब देखें इसका यूनिट यहां से अगर आप निकालें तो ये न्यूटन पर कूलम होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसका अगर आप यूनिट निकालें तो ये यूनिट होगा न्यूटन पर केजी, जो कि बराबर है, आप इसको फर्दर मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बताऊं ना कि ये तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से कुछ बातें थी, मैं एक रिलेशन बनाना चाहता था, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज याद रखें कि चार्ज के हवाले से आपने 3 बातें याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टडी है ये चार्ज से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये जरा बातें जरूरी समझता हूं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो है क्या हो कि हमारे पास ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, चार्ज फॉर एग्जांपल, अब मैं चार्ज का कह रहा था ना, अच्छा मैंने अभी आपके सामने डेफिनेशन लिखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स का मतलब है टू फ्लो, ये फ्लक्स हमारे पास लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है बेटा, ये लैटिन वर्ड है, इस बात को याद रखें। फ्लक्स मीन्स टू फ्लो, फ्लक्स मीन्स टू फ्लो, ठीक है। यहां पे अगर मैं लिखूं फ्लक्स मीन्स टू फ्लो, यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लक्स मींस टू फ्लो। अब देखें इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप फेमिलियर हैं, ये पिछले आर्टिकल में हम बड़े डिटेल से जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर, देखिए मैं यहां पे कंस्ट्रेंट लगा रहा हूं, पासिंग परपेंडिकुलर, ये बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, आप इसको कहें, ठीक है, इस पे जरा गौर करें, परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली आप देखें मैं आपको फ्लक्स के हवाले से 2 बड़ी जरूरी बातें आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एरिया के बारे में, अभी तक आप एरिया के बारे में सुन रहे थे या पढ़ चुके हैं कि एरिया हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे अब हमारे पास जो एरिया होगा वो वेक्टर क्वांटिटी है। और अब मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा कि एरिया कैसे वेक्टर क्वांटिटी है। एक ये बात याद रखें कि यहां पे जो एरिया होगा बेटा, यहां पे जो एरिया होगा, देखें ये डॉट प्रोडक्ट है, मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फ्लक्स हमारे पास बराबर होता है, ये सिंबल ऑफ फ्लक्स है फाई, इस तरह गोल दायरा बना के उसके अंदर ये स्टिक उसमें कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास ये ई मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल है, ठीक है। और ये हमारे पास ये ए जो है ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, इसको गौर से सुने, ये हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। अब एरिया और वेक्टर एरिया में हम अभी फर्क वाज़ेह करेंगे, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट, एक ये डेफिनेशन है, और ये भी दूसरी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। सो 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है, ये बात याद रखें। फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। हाँ, फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा केसेस में। लेकिन केसेस पढ़ने से पहले, केसेस समझने से पहले, फ्लक्स को डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो मैं बताना चाहता हूं वो बड़ी जरूरी हैं। नंबर 1 मैं पहले भी बता चुका हूं, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया, और नंबर 2 सरफेसेस। सरफेसेस के बारे में यहां पे इसके बाद में आऊंगा और सरफेसेस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब वेक्टर एरिया, अब मैंने प्रूफ करना है कि एरिया कैसे जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इधर देखें गौर से जरा, ये हमारे पास मैंने लिया एक, सपोज एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है सपोज, ठीक है। और ये मैंने वेक्टर्स लिए 2, एक ये, ठीक है, और दूसरा
ये सपोज मैंने किया कि ये लेंथ है सपोज, एंड दैट इज ब्रेथ, विड्थ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है। इस यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, याद रखें, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक वेक्टर, ठीक है, आप देख रहे हैं, और ये दूसरा वेक्टर। अब इसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब इधर देखें, ये मेरे पास L L2 B, याद रखें फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं कि द क्रॉस, देखें एक है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेड हमेशा आपके पास क्या आएगा, स्केलर आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, डिटेल में नहीं जाते, आपने डिटेल से ये पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, लेकिन यहां से मैं आपको बता देता हूं कि वेक्टर एरिया कैसे डिफाइन करते हैं और एरिया को कैसे यहां पे वेक्टर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, L क्रॉस B, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि टार्क हमारे पास बराबर होता है R क्रॉस F के। देखें आप यहां पे, जैसे R क्रॉस F दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट, हमेशा जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर, आपको पता है वेक्टर आप कैसे डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह L क्रॉस B, देखें आप, L क्रॉस B हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन LB साइन ऑफ थीटा, LB साइन ऑफ थीटा। लेकिन याद रखिए यहां पे हम एक लिखेंगे N, नॉर्मल वेक्टर, और ये हमें नॉर्मल, ठीक है, और नॉर्मल हमें जो है क्या बताता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब यहां पे देखें मेरे पास ये LB जो है, ये LB, ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, एरिया का मैग्नीट्यूड, इसको आप कैपिटल A लिख दें, एरिया का मैग्नीट्यूड, ठीक है। साइन थीटा, तो यहां पे एंगल कितने का बन रहा है, साइन 90, ये हमारे पास हो गया साइन 90 इंटू N, ठीक है। अब यहां पे देखें A साइन 91 के बराबर है, A इंटू 1, और यहां पे N, तो ये A, यहां पे आप लिख दें A और ये N। अब देखें यहां पे ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एंड N इज द डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां पे ये एरिया जो है, जिसको हम एरिया वेक्टर कहेंगे, एरिया वेक्टर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट तो ले नहीं सकते स्केलर और वेक्टर का, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, स्केलर का और वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहां पे हमने ये साबित किया कि एरिया हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। अच्छा चलो ये तो हो गया। अभी मैंने सिर्फ दो छोटे से प्रॉब्लम देने, वो आपने सॉल्व करने और वो आपने क्यूरी सेशन में फिर अपने टीचर्स के साथ क्या करने, डिस्कस करने, ठीक है। इसी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देखें ये, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्क्वायर है, ये मैंने एक्सिस लिए, ये एक्स एक्सिस सपोज दैट इज वाई एक्सिस एंड दैट इज जी एक्सिस, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है वहां पे, इसको जेड एक्सिस ले लें, इसको वाई ले लें, इसको एक्स ले लें, इसको एक्स ले लें, इसको जेड ले लें, इसको वाई ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखें हम यहां पे ले रहे हैं एक स्क्वायर, ये सपोज एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है और इसके साइड जो है वो ए है, ठीक है। तो हमें पता है कि स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं और यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अब आपने क्या करना है बेटा, ये हमारे पास मैंने अब जस्ट आपको बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया वेक्टर आपने फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया वेक्टर आपने इसका जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपने फिर डिस्कस करना है अपनी टीचर के साथ। दूसरा एक प्रॉब्लम, ये 1 नंबर आसान, ये वेक्टर एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि आप इसी तरह एक्स एक्सिस ले लें, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस, वाई और ये जेड, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब आप ले लें यहां पे एक्स जेड प्लेन में एक सर्कुलर प्लेट है सपोज, ठीक है, एक सर्कुलर प्लेट है। तो उसका आपने क्या करना है, ये उसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर, आपने इसका वेक्टर एरिया जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये दो प्रॉब्लम्स होंगे, 1 और ये 2, वेक्टर एरिया से रिलेटेड, ठीक है। अब
मैं जो दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, देखें फ्लक्स में मैंने आपको बताया कि दो बातें जरूरी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, वेक्टर एरिया के बारे में मैंने बता दिया यहां पे ये वेक्टर एरिया कैसे होता है और कैसे आपने लेने हैं, ठीक है। अब वेक्टर एरिया से रिलेटेड याद रखें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैं बताना जरूरी समझता हूं, सरफेसेस, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो गॉस लॉ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए कूलम लॉ के बाद इसके चैप्टर का जो टॉपिक है वो है गॉस लॉ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले आपको सरफेसेस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि सरफेस किस तरह होते हैं। जैसे हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास 1 डायमेंशन होते हैं, 0D होते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारे पास 0D है, पॉइंट डायमेंशनललेस है और इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 डायमेंशनल लेंथ एक 1 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह 2 डायमेंशनल की बात करें, एरिया मेरे पास एक 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और फिर 3D हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है 3 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी तरह सरफेसेस हमारे पास फिजिक्स में यहां पे है, बल्कि फ्लक्स से पहले, फिर फ्लक्स से डायरेक्ट हम जाएंगे। फ्लक्स को समझ अगर आप अच्छे तरीके से समझ आए ना, फिर इसके बाद गॉस लॉ जो है उसको आप आसानी से समझेंगे। और गॉस लॉ अगर आपने समझना है तो आपने सरफेसेस के बारे में डिटेल से जो है वो समझना है, ठीक है। आप देखें सरफेसेस हमारे पास 2D भी होते हैं और 3D भी होते हैं। अब देखें मैंने 2D शेप्स ड्रा किए, यहां पे स्क्वायर है, ठीक है, फिर इसके बाद ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है एंड सर्कल है, ठीक है। याद रखिए फिजिक्स में हमारे पास जो 2D सरफेसेस होते हैं, याद रखें 2D सरफेसेस जो मेरे पास होते हैं ये क्या होते हैं, ओपन सरफेसेस होते हैं, ठीक है। और ओपन सरफेस के लिए आपके पास जो वेक्टर एरिया के डायरेक्शन होते हैं ना, डायरेक्शन होते हैं वो दोनों पॉसिबल होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूं कि ये अब मेरे पास एक 2D सरफेस की एक एग्जांपल है, देखें अब ये रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है। अब देखें, अब अगर आप इसका इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये साइड वेक्टर, ठीक है, और ये इसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लें, ठीक है, क्या ले लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो इसमें आपके पास जो है ना ये ओपन सरफेस है। ये सुन लें, फिजिक्स में ओपन सरफेस में आप ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं नॉर्मल का, वेक्टर एरिया में डायरेक्शन की जरूरत होती है। देखिए मैंने बताया ना सबसे पहले यहां पे परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस का मतलब ये है कि मैंने डायरेक्शन को फिक्स किया है, डायरेक्शन को मैंने फिक्स किया है। तो यहां पे ओपन सरफेस के लिए आप नॉर्मल ये भी ले सकते हैं ओपन सरफेस, ये अपवर्ड, ठीक है, और इसी तरह ये डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। जैसे टार्क में आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, फॉर एग्जांपल ये आर है और ये एफ है, अगर आप आर क्रॉस एफ फाइंड करना चाहें तो टार्क अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास एरिया वेक्टर जब 2D सरफेसेस हो तो इसके दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं और दोनों करेक्ट हैं, दोनों क्या है, करेक्ट हैं। ये नॉर्मल भी ले सकते हैं और ये नॉर्मल भी ले सकते, अगर आप ये फॉर एग्जांपल बी है और ये एल है, अगर आप एल क्रॉस बी करें, सपोज ये डायरेक्शन है सपोज, ठीक है, तो बी क्रॉस एल की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो दोनों डायरेक्शंस जो है वो एरिया वेक्टर के लिए क्या है, पॉसिबल है। ये मेरे पास क्या है, 2D शेप है। तो 2D शेप के मैंने बताया कि फिजिक्स में जो होते हैं 2D शेप वो ओपन सरफेसेस होते हैं और इसके लिए सिर्फ आपके पास दोनों डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा ये बात हुई। अब इसके बाद 3D सर्फेस, अच्छा इस तरह फिर ये ट्रायंगल भी ओपन सरफेस है और ये सर्कल भी और रेक्टेंगल भी 2D सरफेस है, और इन सब में आपके पास जो है वो दोनों डायरेक्शन जो है वो करेक्ट है जो है उसके वेक्टर एरिया के लिए। अच्छा अब आते हैं उसकी तरफ 3D शेप्स की तरफ। तो 3D शेप्स में देख लें, मैंने आपके बोर्ड में सिर्फ आपके सामने जो है 3 शेप्स जो है वो ड्रा किए हैं, क्यूब है, सिलेंडर है और स्फीयर है। तो आप बताएं क्या 3D शेप को मैं बोर्ड पे ड्रा कर सकता हूं, सवाल है, चलो जवाब दें मुझे विद इन 5 सेकेंड। क्या 3D शेप को मैं बोर्ड पे ड्रा कर सकता हूं? नहीं, ड्रा ही नहीं कर सकते। तो मैंने कैसे ड्रा किए, बोर्ड तो 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल पे आप 3 डायमेंशनल सरफेस या ऑब्जेक्ट कैसे ड्रा कर सकते हैं? भाई ये तो धोखा है ना, ये फ्रॉड है। आप देखें रियल में हमारे पास ये एक 3D शेप है जो मैं घर से लाया हूं, ठीक है, घर से मैं लाया हूं 3D शेप। ये एक क्यूब तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन इसको कंसिडर करें कि क्यूब है। अब देखें अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि 3D शेप ड्रा करो, क्यूब ड्रा करो, तो अब देखें ये क्यूब है, इधर इसको अब इसको ड्रा करना, क्योंकि ये तो 3D है,
ये क्या है 3D है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। तो 3D शेप को यहां पे ड्रा तो बस बोर्ड पे 2 डायमेंशनली कर सकते हैं। तो देखें 3D सरफेस, इसी तरह सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये भी, ये मैं, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये क्लोज सरफेस। देख लें हमारे पास 3D जो सरफेसेस होते हैं ये क्लोज सरफेसेस होते हैं फिजिक्स में, ये बात याद रखें, क्या होते हैं क्लोज सरफेसेस। और क्लोज सरफेस पे एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट क्या है कि एरिया वेक्टर के लिए आप एक ही डायरेक्शन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ये वाला। अब देखें क्यूब के कितने सरफेसेस हैं 1, यार चलो इधर से काउंट करते हैं, आसानी होगी, ठीक है, उधर से क्या आप, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 सरफेसेस हैं। यहां पे देखें 1 2 3 4, बाकी वो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये क्या है 2D, बस इसी तरह आपको आसानी होगी जी। देखें इसी तरह, अब देखें ये सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर भी क्या है, ये 3D है। तो देखें इसका ये टॉप, ठीक है, इसी तरह ये आपके पास ये एक छोटा सा, मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, मेरे घर में फुटबॉल भी था लेकिन उसको लाना जरा मुश्किल था तो इसलिए ये इसमें जरा आसानी है। ये हमारे पास क्या है 3D ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखें 3D ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सी बात याद रखनी हमने, यहां पे फ्लक्स में, फिर फ्लक्स से आगे हम जाएंगे गाज लॉ की तरफ। तो ये सर्विसेज समझना बहुत जरूरी है। रूल है हमारे पास कि हमारे पास जो 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि 3D ऑब्जेक्ट ये हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। इसके इनसाइड और आउटसाइड जो है वो दोनों हैं, इसलिए ठीक है, इस क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करूं ना, इसको यहां से पंचर कर दूं, इसमें सुराख कर दूं इधर से, तो क्या जी क्लोज सरफेस होगा, बताएं? नहीं, ये क्लोज सरफेस नहीं होगा, फिर ये ओपन सरफेस हो जाता है। अब देखें इस कमरे की मिसाल ले लेते हैं। इस कमरे में अगर रोशनदान है सपोज, ठीक है, और वो अगर खुला है सपोज, तो क्या ये ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? तो जवाब है ये ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है। टायर है, ठीक है, तो टायर में हवा भर के जब आप अगर फॉर एग्जांपल कोई पंचर कर दे, उसको कोई शरारत करे, उसको पंचर करे कोई, ठीक है, तो क्या ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? वो क्या है, वो ओपन सरफेस है। तो अब देखें हमारे पास जो क्लोज सरफेस है, इससे रिलेटेड आप बात याद ये रखें कि क्लोज सरफेसेस के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये 3D सरफेस क्लोज सरफेसेस हैं, और इसके लिए एरिया वेक्टर का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होगा किसी भी सरफेस का। देखें कैसे, मैं आपको बताता हूं अभी। ये फॉर एग्जांपल आप देख सरफेस लेंगे बॉटम, ये आप ये ऊपर वाला, ठीक है, तो इसमें देखें, इसमें आपके नॉर्मल 2 डायरेक्शंस बन सकते, जैसे मैंने 2D सरफेस का कहा, वहां पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। इसमें 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है एरिया वेक्टर के, सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो अलाउ होगा, इनसाइड जो है वो अलाउ नहीं होगा। ये बात याद रखें और ये लिख लें, ये रूल है कि सिर्फ जो नॉर्मल है वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो अलाउ है। इसी तरह सिलेंडर में भी आपके पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो है अगर इस सरफेस का आप लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, एरिया वेक्टर का, ठीक है, तो वो अपवर्ड इनवर्ड जो है वो अलाउ नहीं। इसी तरह सरफेस का भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सरफेस का नॉर्मल जो होगा वो इस तरफ होगा, यहां पे मेरी तरफ होगा, यहां पे इस तरफ होगा, यहां पे इस तरफ होगा, ठीक है। इसी तरह अगर स्फीयर का कहें तो स्फीयर का भी अगर आप नॉर्मल लेना चाहते हैं ना, ठीक है, इसको मैं स्फीयर को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। इसका जो है आखिर वाला पोर्शन है स्फीयर से रिलेटेड, उसमें मैंने बताना है कि इस सरफेस का आपने जो है नॉर्मल कैसे लेना है, ठीक है। अब देखें फ्लक्स के हवाले से जो बातें मैं जरूरी समझता था वो ये 2 बातें थी, एक वेक्टर एरिया से रिलेटेड, वेक्टर एरिया पे ये 2 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करने, ठीक है, और ये सरफेसेस के बारे में मैं बताना जो है वो जरूरी समझता था। इसके बाद जो होगा फ्लक्स से रिलेटेड क्या होंगे, केसेस होंगे कि पॉजिटिव फ्लक्स कैसे होगा, नेगेटिव फ्लक्स कैसे होगा और जीरो फ्लक्स कैसे होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर हम इसको लेके जो है गॉसेस लॉ तक जाएंगे, ठीक है। चले इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मैं इस टॉपिक को जो है वो वाइंड अप करूंगा। अल्लाह हाफिज।